अगर ये 2010 में 11 ऑनवर्ड्स के लिए टेंडर ना आया होता तो हम लोग किसी एग्जिस्टिंग टीम में से किसी को बाय आउट कर चुके होते करते। हमारी विनिंग बिड थी $370 मिलियन और जो सेकंड नंबर पे थी रॉन्डेवू स्पोर्ट्स, जिसको बाद में कोची टस्कर्स टीम बनी, उनकी थी $333.33 मिलियन। एक आईपीएल टीम के लिए या किसी भी फ्रेंचाइज टीम के लिए एक होम ग्राउंड होना कितना जरूरी है? पहले सीजन और दूसरे सीजन के बीच में कुछ अनबन हुए बीसीसीआई के साथ और आप लोगों ने कुछ ऑक्शन से विड्रॉ किया, फिर बाद में आए, स्टेडियम को लेकर भी कुछ इश्यूज थे, तो क्या था वो सारा कुछ? मतलब इतना असमंजस की स्थिति क्यों थी? क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? परफॉर्मेंस मार्केट ट्रेंड के बाद मेरा फ्यूचर शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले शो का नाम, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है सत्येन भाई, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। वो आप यूं समझिए कि टीम मैदान पे कोई भी हो, मैदान के बाहर जो टीम थी उसके लीडर थे, उसके कप्तान थे। सत्येन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सहारा पुणे वॉरियर्स था उस टीम का नाम, और आप उस टीम के कर्ता धर्ता थे। क्या थी उस टीम की कहानी? मतलब छोटे वक्त के लिए थी आप वो टीम, पर क्या क्या हुआ टेंडर निकलने से लेकर टीम बनने तक? एक्चुअली हाय चंद्रेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। वो जो टीम थी, टेंडर जो निकला उससे पहले स्टोरी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली। तो 2008 में सहारा को टीम नहीं मिली थी, बहुत सारी वजह थी उसकी, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे, अनदर स्टोरी। बट हमारे जो चेयरमैन थे मिस्टर सुब्रत रॉय, सहारा श्री, उस टाइम सहारा के चेयरमैन थे, ही वाज वेरी बिग क्रिकेट फैन हिमसेल्फ। इंडियन क्रिकेट टीम भी स्पॉन्सर करते थे और क्रिकेट में बहुत स्पेंड करते थे, और मतलब दिल से करते थे, पैशन था उनका क्रिकेट। तो ही वांटेड टू गेट इनटू आईपीएल, ही वांटेड टू ओन अ टीम। और 2010 में हमारी एक दो टीम्स जो एग्जिस्टिंग टीम्स थी 2008 में ऐड हुई थी, मतलब शुरू की हुई थी, उनसे हमारी एक बाय आउट की बात चल रही थी। और अगर ये 2010 में 11 ऑनवर्ड्स के लिए टेंडर ना आया होता तो हम लोग किसी एग्जिस्टिंग टीम में से किसी को बाय आउट कर चुके करते। लेकिन देन दिस टेंडर केम आउट एंड जिसमें दो नई टीम्स ऐड होने की बात हुई, तो ऑब्वियसली फिर इट मेड मोर सेंस कि हम लोग एक बिजनेस सेंस भी यही था कि हम लोग एक एग्जिस्टिंग टीम छोड़ के एक नई टीम के लिए बिड करें, फ्रेश स्टार्ट करें। तो वो जो टेंडर आया 2010 में, तो उसके लिए हम लोगों ने बिड किया, एंड ऑब्वियसली इट वाज द बिगेस्ट बिड, इट वाज द हाईएस्ट बिड। उस टाइम 5 बिडर्स थे। हमारी विनिंग बिड थी $370 मिलियन, और जो सेकंड नंबर पे थी रॉन्डेवू स्पोर्ट्स, जिसको बाद में कोची टस्कर्स टीम बनी, उनकी थी $333.33 मिलियन। तो और बाकी 3 बिडर और थे जो 321 के नीचे थे। तो उस टाइम पे भी देखा जाए, उन 5 बिड्स में से 3 बिड जो थी वो 319, 21, 333 एंड 370 इस तरह थी, 4 बिड्स। तो उस टाइम पे 370 was supposed to be a very big number. $370 million at that conversion rate of rupee was 1700 crore rupees. तो 1700 करोड़ की टीम, जो क्रिटिक्स थे उनका कहना था कि बहुत महंगी टीम खरीद ली सहारा ने, बहुत महंगी टीम। बट एक्चुअली आप दो तरीके से देखें। एक तरीके से तो ये देखें कि जो नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर था वो 333 पे था, उससे नेक्स्ट 321 पे था, उससे नेक्स्ट 319 पे था। सो बिटवीन 319 370 देयर वर 4 बिडर्स। सो ऐसा कोई बहुत एग्जॉर्बिटेंट बिड, आउटरेजियस बिड नहीं थी, नंबर 1। एंड नंबर 2, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो 1700 पीनट्स है, पर इट वुड हैव ऑब्वियसली बीन different story had that team existed. So it was a great bid, it was a great team to have, and it was a great tender to win actually at that time in 2010.
The team started playing, the first season played in 2011. 2011, 12, 13 3 साल टीम खेली और फिर the rest is history. तो वो जो टीम बनाने का की जो प्रक्रिया थी, आपने टीम बिड जीता, फिर बाद में जो क्रिकेटिंग पार्ट है उसके लिए कैसे प्लान किया? So cricketing part में we always knew that सबसे एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हिंदुस्तान में हर आदमी क्रिकेट एक्सपर्ट होता है. So everybody can comment on cricket. So everybody fancies their own chances कि हम भी क्रिकेट खिलवा सकते हैं. तो वी वर वेरी क्लियर ऑब्वियसली बिकॉज हम इंडियन क्रिकेट टीम के साथ 2001 से एसोसिएटेड थे, तो हमारे पास क्रिकेटिंग टैलेंट पहले से था, मौजूद था, इंटरनली सोर्स्ड. तो हम लोगों ने क्रिकेट ऑपरेशंस को बहुत ही उनको लिबर्टी दी, इंडिपेंडेंस दी, और we hired the best experts at that time. Jeff Marsh was hired as the head coach. He was a World Cup winning captain and a World Cup winning coach at that time. He had won vice captain. Okay, vice captain. Yeah. So he had won the World Cup as a coach and as a player. So obviously he had the credentials. So Jeff Marsh was hired as a head coach. Dermot Reeve was a brilliant cricketing brain. I still consider him to be one of the brilliant cricketing geniuses still around, though he didn't last much in the IPL circuit, but he had a great cricketing brain. So he was on board. And our Indian very own Mr. Praveen Amre, he was the batting coach. So we had a very strong, team of coaching staff. And internally we had Deep also, Deep Dasgupta, who was an ex-Indian player for cricket operations. So obviously we had a very strong cricketing operations team and cricket structure to build a team. So yes, once these hirings were done, then obviously the whole strategy and the plan कि कैसे इसको किसको बिड करेंगे, कब बिड करेंगे, क्या मतलब ऑक्शन स्ट्रेटजी एंड ये सब डिस्कस हुई, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर टीम फ्रेम. वैसे आपकी जो टीम थी पहले ऑक्शन में जो आपने लिया था, काफी अच्छे नाम थे. मैं देख रहा था ग्राहम स्मिथ, मिचेल मार्श आज भी है, कैलम फर्ग्यूसन, वेन पार्नेल, जेरोम टेलर, युवराज सिंह, रॉबिन उत्तपा, जेसी राइडर, बड़े बड़े नाम थे, और आशीष नेहरा. और उसके बाद सबके ऊपर आपके पास एक एंजेलो मैथ्यूज और एक लड़का वो जो कोलकाता का क्या नाम है उसका, अशोक डिंडा, सौरभ गांगुली. वो एक Saurav Ganguly, yes, that he was there in the team in the second year. So team was always good. हमारी टीम बहुत अच्छी टीम बनी थी. On paper, I still remember experts like Harsha Bhogle, Ravi Shastri, they were raving over the team after the auction. I still remember them, हम लोग auction के time पे जब हम लोग निकले बाहर, and the discussions we had around how the teams are shaping up for each franchise. तो उस time पे भी यही सुनने में आता था कि बहुत अच्छी टीम बनी है. Unfortunately, the team did not perform well, but that was understandable. वो पहला साल था, दूसरा साल था, और पहले 1-2 साल में बाकी टीम्स एस्टैब्लिश्ड टीम्स थी, उनके पास एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप थी. हमारी लीडरशिप अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी. ग्राहम स्मिथ वाज अ ग्रेट नेम ऑन आवर टीम फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव. हम लोगों ने उसको लीडरशिप के ही लिए लिया था. एंड जेफ मार्श वाज वेरी एम्बिशियस अबाउट ग्राहम स्मिथ्स role in the team. But obviously things didn't work out that well because वो leadership issue settle होते थोड़ा time लगा. तो इसलिए टीम का I think leadership बहुत important चीज होती है क्रिकेट में. Individual talent is great. Individual talent can win you one-off matches, but end of the day एक पूरा एक unit जो होता है ना, वही खेलता है और वही जीतता है eventually long term. और उसको यूनिट को होल्ड करती है लीडरशिप. तो वो एक चीज थी जो हम लोग एक्चुअली वो राइट कॉम्बिनेशन हमारा एंड तक शायद वर्कआउट नहीं हुआ. युवराज सिंह वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ की फैक्टर इन दिस टीम, बट अनफॉर्चुनेटली तब वो बीमार पड़ गए थे. वो कैसा फेस था आप लोगों के लिए? सो युवराज सिंह 2011 में ही जस्ट वर्ल्ड कप से बाहर आए थे. वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द सीरीज थे. ही वाज
उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था युवराज ने, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज एन ऑलराउंडर, ही वाज ब्रिलियंट। और इंडिया के वर्ल्ड कप विक्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर युवराज था। तो युवराज वाज ऑब्वियसली द हीरो एट दैट टाइम, एंड वो कैप्टन भी थे पुणे वॉरियर्स के। एंड उसके एक हफ्ते बाद ही आईपीएल स्टार्ट था, वर्ल्ड कप फाइनल के ऑलमोस्ट, मतलब होंगे 5-7 दिन होंगे। तो उसको, युवराज को बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिला, मतलब इमीडिएटली ही वाज ऑन अ हाई, एंड फिर सीधे वो आईपीएल में आ गए। एक तो वो हुआ, और दूसरा युवराज की तबीयत उसी टाइम खराब होनी शुरू हो गई थी व्हेन द फर्स्ट सीजन वाज ऑन। So during the season, we obviously knew there was, we didn't know obviously the extent of his problem, but हम लोग को लगा कि ये मतलब तबीयत ठीक नहीं है। और फिर सीजन 1 के फौरन बाद उनको डायग्नोज हुआ था, और फिर उसकी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट चला, उसकी वजह से उन्होंने सीजन 2 मिस भी किया। तो वो हमारे साथ सीजन 2 में नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली। तो युवराज सिंह जो वर्ल्ड कप में थे, ऑब्वियसली उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। बट युवराज वाज अ ग्रेट नेम टू हैव, एंड आई स्टिल फील दैट युवराज वाज द एक्स फैक्टर इन द टीम, जो टीम के फॉर्च्यून्स को, अगर वो लॉन्ग टर्म सब कुछ रहता, तो ही वुड हैव बीन द की टू द पुणे वॉरियर्स। एक मैं चीज जानना चाहता हूँ सत्येंद्र भाई, व्हाई पुणे? Was there an option in the tender कि आपको पुणे सेलेक्ट करना है, या was it a choice from your end, as in the company's end? Yes, it was a conscious decision of the company to go and bid for Pune. हमें 3 options भरने थे from amongst the available options, and from amongst the available options, all the major metros were already taken, जो हम लोगों के लिए important थे from a corporate and business perspective. Bombay, Delhi, Calcutta, Bangalore, everything was taken. From among the available options, Pune, Ahmedabad, Kanpur, इस तरह के options available थे. And we went for Pune as the first option because Ambi Valley was very, very strategically located close to Pune. And especially when the new Pune stadium was proposed, we were just probably less than an hour away from Ambi Valley. So we had a very big business interest in that area. उस स्टेडियम को लेकर भी काफी थे ना, मतलब योर फर्स्ट ईयर यू प्लेड योर मैचेस एट डीवाई पाटिल because that stadium was still under construction, and I think the stadium was going to be named after Subrat Roy, if I'm not mistaken. Yes, the stadium was constructed the construction started after we got the Pune bid. And obviously it wasn't ready for the first season, so we played at DY Patil. Second season में Pune Warriors played at Pune, जो अपना होम ग्राउंड था. And yes, उस टाइम सहारा की और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की एक अग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उस स्टेडियम का नाम सुब्रत रॉय इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था. बट ड्यू टू वेरियस रीजंस विच इस प्लेटफॉर्म पे शायद बोलना सही भी नहीं होगा, वैसे भी वो एडजंक्ट मैटर, तो उसको डिस्कस करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा. बट फॉर वॉट एवर रीजंस वो एसोसिएशन बहुत लंबा नहीं चला. एक आईपीएल टीम के लिए या किसी भी फ्रेंचाइज टीम के लिए एक होम ग्राउंड होना कितना जरूरी है? जैसे आई कांट इमेजिन मैनचेस्टर यूनाइटेड सेइंग कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड में नहीं खेलेंगे, हम वेम्बली में जाके खेलेंगे या स्टैमफोर्ड ब्रिज में जाके खेलेंगे. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल बेसिक एग्जांपल जो सबको समझ में आए. करेक्ट. नहीं, आपके लिए आपकी बात बिल्कुल सही है. एक होम फ्रेंचाइज के लिए एक होम ग्राउंड उसकी फोर्ट्रेस होती है. सो हम लोग का ये अब आईपीएल में 18-19 साल में ये इवॉल्व हुआ है कॉन्सेप्ट, और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज आई है जहाँ पे जो टीम्स अपने घर पे, अपने होम ग्राउंड पे ज़्यादा अच्छा करती हैं, वो उनकी फोर्ट्रेस बन जाती है टेक्निकली. और फिर वो फैंस, एंगेजमेंट और फॉलोइंग और स्ट्रेंथ सब कुछ उस होम ग्राउंड से होता है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर राइट. बट हमारा फर्स्ट ईयर था चूंकि वे जब हम डीवाई पाटिल में खेले थे नवी मुंबई में, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं. नाम पुणे वॉरियर्स था, खेले डीवाई पाटिल में, नई टीम बनी थी,
कोई पुणे का बहुत ज़्यादा एसोसिएशन तब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। हाँ, बट सेकंड ईयर में जाते-जाते जब हम लोग वापस पुणे शिफ्ट हुए अपने होम ग्राउंड पे, तब तक हमने एक बहुत अच्छा रैपो डेवलप कर लिया था सिटी के साथ। क्योंकि हमने बहुत सारे एक्टिवेशंस किए वहाँ पे, मार्केटिंग कैंपेन्स की वहाँ पे इवेंट्स किए, वहाँ पे बहुत सारा ऑडियंस के साथ, फैन्स के साथ, पब्लिक के साथ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ की। तो उसकी वजह से पुणे में बड़ी एक ओनरशिप की, एक प्राइड ऑफ ओनरशिप की सेंस डेवलप हो गया था। और वी गॉट ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम पुणे इन ईयर 2 एंड ईयर 3 इन 2012 एंड 13। ये मैं जानना चाहता हूँ, पहले साल you finished 9th if I'm not mistaken out of 10 teams. What was the reaction of the powers that be within your setup, and how did you guys act on the feedback and make changes? सो दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये कि रिएक्शन 9th आउट ऑफ 10th आने के में कोई खुश नहीं होता। ना वो टीम मैनेजमेंट होती है, ना वो टीम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, वो होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल फॉर समबडी टू बी एंग्विश्ड। बट हैविंग सेड दैट, इसका एक सेकंड एस्पेक्ट भी है। जो रिएक्शन था, कोई नीजक रिएक्शन नहीं था, कोई ऐसा हमारे यहाँ मतलब सिस्टम नहीं था कि हम लोगों ने कुछ उठापटक कर दी हो, कोई पूरा पूरा डिसमेंटल कर दिया हो सिस्टम। दीप कंटिन्यू टू बी हैंडलिंग क्रिकेट ऑपरेशंस। युवराज अनफॉर्चुनेटली सेकंड ईयर में नहीं थे एज अ कैप्टन, बिकॉज वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड ही वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। दैट वाज द रीजन व्हाई सौरव गांगुली वाज ब्रॉट इन, बट द डीएनए ऑफ द टीम रिमेन्ड द सेम, and we still continued and persisted with the team because we thought that in the long run teams are not built in 1 year or 2 years, they are built over a period of time. It takes time. So कोई भी knee-jerk reaction नहीं था, ना मैनेजमेंट की तरफ से, ना टीम मैनेजमेंट की तरफ से, ना प्रोमोटर्स की लेवल से। कभी भी किसी तरह का कोई पुशबैक नहीं आया, कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आया। यस, ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूँ कि अफसोस नहीं हुआ या बुरा नहीं लगा तो ये गलत होगा, ऐसा तो नहीं था। और आपने जो है मतलब कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया या वही कोचिंग स्टाफ था सेकंड एंड थर्ड ईयर? नहीं, कोचिंग स्टाफ में बदलाव करना पड़ा क्योंकि उसमें मतलब कुछ सब नहीं बदले। प्रवीण भाई कंटिन्यूड टू बी विद द टीम, बट डर्मट हैड टू लीव बिकॉज ऑब्वियसली उसके कुछ एंगेजमेंट्स थे एंड प्लस उनके कुछ और इश्यूज भी थे जो इंग्लैंड, जिनकी वजह से उनको रिटर्न करना पड़ा। तो डर्मट वाज नॉट अवेलेबल and so it wasn't a major change, it was a minor change, but some broad heads continued to remain the same except for one or two people. Everything was the same. बट पहले सीजन और दूसरे सीजन के बीच में कुछ अनबन हुए बीसीसीआई के साथ, और आप लोगों ने कुछ ऑक्शन से विड्रॉ किया, फिर बाद में आए, स्टेडियम को लेकर भी कुछ इश्यूज थे। तो क्या था वो सारा कुछ, मतलब इतना असमंजस की स्थिति क्यों थी? नहीं, एक्चुअली बीसीसीआई का जब टेंडर आया था 2010 में, तो उसमें जो इनविटेशन टू टेंडर होता है, आईटीटी डॉक्यूमेंट, उसमें 94 मैचेस का मेंशन था कि जब 10 टीमें हो जाएंगी तो होम एंड अवे के कॉन्सेप्ट से 8 टीमों से 10 जो 2 टीमें ऐड होंगी तो वो 94 हो जाएंगे मैचेस। वो 94 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। जब हमने बिड अपना बनाया था और स्ट्रक्चर किया था, तो जो बिड हमने अमाउंट किया था, जो हमने अपने पीछे से बिजनेस मॉडल की स्ट्रक्चरिंग की थी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग की थी, उसको स्टडी करने के लिए कि कहाँ तक जा सकते हैं और कितना जा सकते हैं, और बिजनेस प्लान्स अपने डेवलप किए थे उस बेसिस पे। तो उसमें हमने 94 मैचेस को कंसिडर किया था जो इन आईटीटी में मेंशन था। जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू है उस टाइम पे और आज भी, वो डायरेक्टली नंबर ऑफ मैचेस से लिंक्ड है, पर मैच मल्टीप्लाइड बाय एक्स अमाउंट, पर नंबर ऑफ मैचेस इनटू एक्स अमाउंट। तो ऑब्वियसली जब वो 94 के कम हो गए, 74 हो गए, तो एक्चुअल जब इम्प्लीमेंट हुए हमारे फर्स्ट सीजन में, तो हमारा बहुत राइटफुल वो था कि 20-22-24% कम हो गए मैचेस। आप तो हमारा ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू भी, जो सेंट्रल रेवेन्यू का शेयर होता है, वो भी कम हुआ है। तो वो सहारा ने रिक्वेस्ट की थी कि कम कर दिया जाए अमाउंट, उतना हमारा फ्रेंचाइज फी में से कम कर दिया जाए जितना ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू कम हो रहा है।
बस इतना ही मैटर था, ये इसी पे डिस्कशन हुआ और इसी पे ऑब्वियसली बात दोनों मैनेजमेंट्स के बीच में चलती रही, बहुत टाइम तक चली, करीब 2 साल तक डिस्कशंस चलते रहे एंड फाइनली आई थिंक वो एक स्टेज आई जब दोनों मैनेजमेंट्स में एग्रीमेंट नहीं हुआ, बीसीसीआई मैनेजमेंट में और सारा मैनेजमेंट में, एंड इवेंचुअली दे पार्टेड वेज। नहीं बट तो वो आपने ऑक्शन से भी विड्रॉ किया था 2012 के मिनी ऑक्शन से? जी, मिनी ऑक्शन से विड्रॉ किया था। वो किया तो था, उसका रीजन ये था कि ऑब्वियसली सम डिमांड्स व्हिच वी हैड प्लेस्ड एज अ कंडीशन टू आवर continuing in IPL had not been met till that time. So Sahara took a conscious decision of withdrawing from that auction into the mini auction in 2012. But उसके फौरन बाद एक मीटिंग हुई और जिसमें दोनों मैनेजमेंट्स बैठे और बैठ के उन्होंने सॉर्ट आउट किए अपने डिफरेंसेस एंड देन सहारा केम बैक एंड कंटिन्यूड द सीजन। और युवराज के रिप्लेसमेंट को लेकर भी एक डिसएग्रीमेंट था? नहीं, युवराज के रिप्लेसमेंट को लेके कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था। Okay, that there was no problem there. That was never a problem. Yuvraj was clearly indisposed. He was unwell and he was undergoing treatment, and we had every right to seek a replacement, and BCCI was pretty okay as per the rules of the tournament and the league. There was no dispute on that. और प्लेऑफ वेन्यूज को लेकर भी पुणे, यू वांटेड पुणे टू होस्ट वन ऑफ द प्लेऑफ? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इट वाज नॉट अ फ्रैंचाइज डिस्कशन। अगर वो स्टेट एसोसिएशन का डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, बीसीसीआई मैनेजमेंट रहा हो तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, बट इट वाज नेवर अ फ्रैंचाइज डिस्कशन। 2012 में भी this time you finished 9 out of 9 because Kochi Tuskers were terminated. Surely जैसे वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में डायलॉग था, अब तो तेरा खून खोलेगा क्या, वो बोलते हैं ना, वो डायलॉग था। अब तो हुआ होगा कुछ ना कुछ आखिरी में फिनिश करने के बाद? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, मतलब आखिरी में फिनिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ। ये हुआ कि जितना अफसोस पहले साल हुआ था उससे ज्यादा अफसोस सेकंड ईयर हुआ। हाँ, इससे ज्यादा क्या होगा? Then we again went back to the drawing board and we again obviously Saurav was moving on. Saurav was not available for the third season. So again we had a leadership issue because first year mein Yuvraj was the captain, second year he was not available. So Saurav came in and we had able leadership, but unfortunately we finished with the golden spoon. And in the third year again Saurav was not available for IPL. So he had moved on, and so we again had a leadership vacuum, and we went ahead with a different captain. We went ahead, I guess, with Angelo Matthews, if I'm not wrong. Yeah. So Angelo Matthews, we started off the season with Angelo Matthews, and obviously Angelo had some form issues, and then in the third season, and he himself stepped back. And he said, it's not right for me to continue as a captain and it's not setting the right example. So then mid-season, the captaincy was handed over to Aaron Finch. And Aaron led from there on. So it wasn't very... unfortunately, Pune Warriors did not get a very stable leadership for a long run. We got short runs. All the guys were brilliant in their own right, you know, whether it was Yuvraj, whether it was Saurav, whether it was Angelo or Aaron Finch, everybody was brilliant. Nobody was a bad captain. Everybody is an excellent captain, excellent player. It's just that they did not get a run to cement or build a team. That was the issue. Who became the coach after Jeff Marsh? Because Jeff Marsh became the Sri Lanka Alan coach. Donald. Kaun bana coach? Alan Donald. Okay. And when Praveen Amre continued as the batting coach? Praveen Amre obviously continued as the batting coach. Okay. And जो माइकल क्लार्क भी थे आप लोग के साथ दूसरे साल में? Michael Clark was available for a very few number of matches. He was available for only hardly 4 or 5 matches. So he had other pre-engagements plus personal and professional. So that was a very limited time period for which he was available. And third year में जो है आपके साथ, मतलब you had to let go of a lot of players, but you retained Steve Smith and a lot of the Indian players also were part of your setup. Abhishek Nair, Suman,
ईश्वर पांडे, परवेज रसूल एंड ये वो सब, तो you had a very strong pool. Plus you got Angelo and Aaron Finch as well. So pretty strong core that you had at that time, considering the T20 format at that time. Am I right? Yeah, you're right. As I said earlier also, हमारी टीम में कोई कमी नहीं थी पुणे वॉरियर्स में. पुणे वॉरियर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी. On paper, it was a set of brilliant performers. Almost each of them was a match winner in their own right. But होता क्या है कि as I said, एक यूनिट की तरह सीमेंट करके एक जब टीम खेलती है एक लीडरशिप के अंडर में और एक टीम बनती है, that takes a little bit of time. और वो लीडरशिप वाला हमारा एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था. टाइम फ्रेम किसी को मिला नहीं इतना कि उसमें वो रन नहीं मिला, जिसे कहते हैं ना, डिड नॉट गेट अ रन फॉर इट. सो वो रन नहीं मिला. सो इंडिविजुअली यस, इट वाज अ ग्रेट टीम. आई स्टिल फील दैट पुणे वॉरियर्स वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑफ दैट टाइम. तो जो ओवरऑल अगर आप देखें, व्हेन यू लुक बैक एट दोस 3 years, was that a learning experience? What did you learn most? 100%. It was a very big learning experience. It was a big learning curve that I went through those 3 years. कैसे एक टीम बनती है, कैसे एक टीम चलती है, कैसे क्रिकेट ऑपरेशंस को और मैनेजमेंट को, प्रमोटर्स के एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज किया करते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है. और ये एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिला, सीखने को मिला. एंड इवेंचुअली अबू धाबी T10 में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक टीम को लीड करने की फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, सो टाइम लगा वहाँ पे भी. 2 साल लगे मुझे, लेकिन 3rd year में माय टीम वाज द चैंपियन, अबू धाबी T10 चैंपियंस इन 2019, मराठा अरेंजमेंट्स. ओके. या दैट इज बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला था आईपीएल से. यू नो द वे आई थिंक 2019 में आपकी टीम का मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त था. जी, बहुत जबरदस्त था. इसमें शक नहीं कि एक चंद्रेश नारायण जी थे उस टीम में, टीम के ओह, अच्छा. so obviously it had to be brilliant. एक चीज और, सारा पुणे वॉरियर्स की टीम थी, इंडियन चीयरलीडर्स का आपने चयन किया. It was 100% it was a very very conscious decision of the chairman and Mr. Subrot Roy, जिनको हम लोग fondly साराशी बोलते थे. So Sarashi was very fond of everything Indian. He was a very patriotic person. और उनके अंदर भारतीयता का जज्बा जो था वो बहुत ज़्यादा था. और इसके तो एग्जांपल्स अगर मैं अभी शुरू करूँ तो बहुत लंबा चल जाएगा इंटरव्यू. बट ही वाज वेरी वेरी श्योर दैट एक इंडियन हमारा आइडेंटिटी होनी चाहिए, फ्रैंचाइज की भी आइडेंटिटी और फ्रैंचाइज के अराउंड एक ब्रांड की आइडेंटिटी पुणे वॉरियर्स की. तो उस ब्रांड को जो बिल्ड करना चाहते थे वो एक इंडियन तरीके से, तो उस ब्रांड में वी कुड नॉट हैव वेस्टर्न dancers as cheerleaders, which did not fit into the Indian diaspora. मतलब किसी भी तरह डेमोग्राफिक्स में यहाँ के फिट नहीं होते थे, वो आज भी एलियन ही लगते हैं. तो उन्होंने क्या कहते हैं एक इंडियन कॉन्सेप्ट शुरू, ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ही क्या कहते हैं इसको इंसिस्ट करके इम्प्लीमेंट किया था. और एक चीज है, जो थीम सॉन्ग था टीम का, उसमें आप कितना इन्वॉल्व थे या वो कोई और देख रहा था? बिकॉज शंकर महादेवन ने वो थीम सॉन्ग बनाया था. ये कितना जरूरी होता है एक थीम सॉन्ग? बिकॉज दुनिया हिला देंगे हम, हमें पता है कि वो मुंबई इंडियंस है, कोरबोलोड वो जीत, वो हमें पता है कि वो KKR है. वैसे दलेर मेहंदी ने जो पंजाब किंग्स के लिए गाया धूम मचा दे, वो क्या वो जो भी है, मतलब तो जैसे दिल्ली का है, दिल्ली रहे तू रोर मचा, तो it becomes associated with the team. How important is all that? Yeah, am I being old fashioned in saying it doesn't matter? No, it does matter, because आज की डेट में फैन एंगेजमेंट और फैन एसोसिएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्रैंचाइज क्रिकेट में ये एक फैन लॉयल्टी का एक बेस अगर
होता है, तभी वो कामयाब होती है फ्रेंचाइजीज। आज की डेट में जो आपकी ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज मानी जाती हैं from a public perception perspective, I'm not talking about on-field exploits or off-field exploits. I'm talking about purely from a public perception perspective, valuation perspective. Teams which are more followed are the more valued teams. एंड जो टीम ज़्यादा फॉलोड है वो वही है जिनका लॉयल एक फैन बेस डेवलप हुआ होगा। और फैन बेस डेवलपमेंट और एंगेजमेंट के लिए एक टीम सॉन्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑब्वियसली इट सिग्निफाइज एंड पर्सोनिफाइज योर ब्रांड। तो आपका एक ब्रांड पर्सोनिफाई होता है। और सहारा पुणे वॉरियर्स में इवेंचुअली उस टीम का ड्यू टू ब्रांडिंग रीजंस एंड मार्केटिंग गाइडलाइंस ऑफ आईपीएल, उसका नाम जो फ्रेंचाइज का इवेंचुअली था वो पुणे वॉरियर्स इंडिया था, उसके नाम में सहारा नहीं था। सो फ्रेंचाइज के नाम में, बट व्हाट वी डिड वाज उस टीम सॉन्ग में सहारा पुणे वॉरियर्स ऐड करके ना, तो वो एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ब्रांड और आइडेंटिटी बिल्ड करना एक बहुत बड़ा रोल होता है उस सॉन्ग का, और वो काम बहुत अच्छा हुआ था और उससे बहुत एक पैशन और फ्रेंजी विप अप करने में कामयाब हुआ था वो सॉन्ग। बहुत एक हमेबल ट्यून बन गई थी। ऑब्वियसली शंकर महादेवन वाज they were great when they composed it. It was an awesome composition actually. 13 साल बाद आप जब आईपीएल देखते हो, तो डू यू सी इट एज अ फैन और डू यू सी एट एज समवन हु हैज बीन इनसाइड एंड सेइंग अरे यार वो बाउंड्री पे वो ठीक नहीं लगा है, अरे वो टीम के लोगो यहाँ पे ठीक नहीं है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, प्योरली एज अ फैन, प्योरली एज अ फैन। It's been a while since I've turned into a hardcore fan. In fact, जब मैं पुणे वॉरियर्स में था और जब चला रहा था, थर्ड ईयर तक आते आते मैं ऑटोमेटिकली तब तक ही फैन ही कन्वर्ट हो चुका था। हर चीज मैंने फैन के ही नजरिए से देखी। और फैन एंगेजमेंट आज की डेट में इतना क्रिटिकल, लोग अब रियलाइज कर रहे हैं कि फैन एंगेजमेंट कितना क्रिटिकल पीस है इस पूरे जिक्सॉ पजल में। तो अब उस पर काम कर रही हैं टीम्स। हम लोगों ने उस टाइम पे काम करना शुरू कर दिया था फैन एंगेजमेंट, एंड यू हैव टू बिहेव एंड थिंक एंड एक्ट लाइक अ फैन टू एक्चुअली अट्रैक्ट द फैन। एक चीज आप अगर कहना चाहें, whoever wants to get into managing or running an IPL franchise, what is the one advice you would give to them, having learned from your own experience? Honestly, I don't have any management advices as such, but मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर क्रिकेट का शौक है, अगर पैशन है अंदर से, अगर इफ यू स्लीप क्रिकेट, ईट क्रिकेट, ब्रीथ क्रिकेट, तब इसमें आइए और तभी आप एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको नौकरी की तरह करने आ रहे हैं तो माय फ्रेंड डोंट ट्राई एंड गेट इनटू दिस जोन। यू विल स्ट्रगल, बिकॉज आप थक जाया करेंगे काम करके। आपको अंदर से जब तक पैशन नहीं होता ना किसी चीज का, तो आदमी उस चीज में एक्सेल नहीं कर सकता। और इसमें तो बहुत ज्यादा पैशन इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत आदमी एफर्टलेस मेहनत उसी चीज में कर सकता है जिस चीज का पैशन। तो अगर बहुत ज्यादा पैशन है करा, इफ यू स्लीप क्रिकेट, ईट क्रिकेट, ब्रीथ क्रिकेट, लिव क्रिकेट, देन यू गेट इनटू दिस, एल्स दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू। इफ यू टॉक अबाउट आईपीएल स्पेसिफिकली, IPL only, yeah. Because that's what the Gen Z, Gen Alpha, actually the same is applicable for any sport or any profession for that matter. Yeah. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन भाई, जो आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे साथ जुड़े क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। मैं आशा करता हूँ कि आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात हो, वर्चुअली नहीं, मतलब इन पर्सन मुलाकात हो, और भी बातें करें, क्रिकेट की बातें करें और बहुत लंबी बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thanks a lot for giving your valuable time. Thank you. Pleasure was mine, Chandresh. Thank you so much. I enjoyed it. Thank you. और इसी तरह क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, हाइप का बटन दबाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड सही है।